तो मैं फिर से आ गया हूं आपके सामने, नजर आ रहा होगा, देख रहे हैं आप बोर्ड स्क्रीन पर, इतना ही बढ़िया सवाल आपके सामने रखा गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखने में आपको मजा आएगा। चलिए, तो बिना देर के इस सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं और नई एनर्जी के साथ। चलिए, तो पहला सवाल हमारा है बोर्ड स्क्रीन पे और कह रहा है, यहां से हमारा क्या सवाल दे रहा है सुनिएगा। सवाल हमारा जो कह रहा है, यहां से क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल्य क्या होंगे। मेरे मित्र, यहां पर आपको हम कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और जो अभी कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत सारे प्रश्न को आप क्या कर लेंगे, आसानी से हल कर लेंगे। तो यहां पर सॉल्यूशन को समझना है, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। यहां पर क्या बोला, किसी भी द्विघात समीकरण के विवेचक। देखो मेरे मित्र, यहां पर विवेचक क्या होता है समझिएगा। विवेचक क्या बोला है, विवेचक। आपको यहां ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, आपको ध्यान देने वाली बात यहां ये है। चलिए लेते हैं, हम बोर्ड ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पर बोर्ड ले लेते हैं। चलिए, होम, क्या है, चलिए बोर्ड कहाँ से, नोट में, ये नोट तो है, आ गया। चलिए देखिए, अभी हम जो कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, माफ़ी कीजिए, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है। चलिए, लेकिन आपको अभी समझ में बहुत ही बेहतरीन समझ में आने वाला है। चलिए, कॉन्सेप्ट मेरा क्या है मेरे मित्र, यहाँ पर समझना है। मैं मार्कर भी ले लेता हूँ यहाँ से, चलिए येलो। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर क्या बोला था, द्विघात विवेचक, क्या बोला था, विवेचक। यहाँ पर अगर आपको विवेचक या फिर विविक्तर बोले, विवेचक या विविक्तर, इसी को डी बोला जाता है, ठीक है। विवेचक या विविक्तर होता है हमारा, ये हमारा होता है बी स्क्वायर, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसी को बोलते हैं विवेचक, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विवेचक, और इसी क्या बोलते हैं, विविक्तर बोलते हैं। यहां पर समझने वाली बात यह है मेरे मित्र कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये हमारा डी का जो मान होगा, ये डी का मान जो बताए थे आपको, डी बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। अगर यहां पर इसका मान समझना है, ध्यान से आप लोग को समझना है कि अगर हमारा डी का मान जो है जीरो से क्या हो, छोटा हो, डी का मान अगर जीरो से छोटा हो, देखिए जीरो क्या है, बड़ा है, डी क्या है, छोटा है। अगर डी का मान यहां से निकालने पे हमारा अगर जीरो से छोटा आता है, तो इसकी मूल प्रकृति कैसी होगी, तो ये हमारा जो होगा, मूल हमारा होगा अवास्तविक होगा। क्या होगा, अवास्तविक होगा। क्या होगा, अवास्तविक, मतलब वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। चलिए, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, तो क्या होगा, अवास्तविक होगा। क्या होगा, अवास्तविक। इसी को बोल सकते हैं, काल्पनिक ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा वास्तविक नहीं होगा। चलो लिख देते हैं हम, डायरेक्ट वही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए, अवास्तविक लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, चलिए अवास्तविक। क्या बोले, अवास्तविक और असमान होते हैं। क्या होते हैं, असमान। असमान को ही हम बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं, भिन्न। क्या बोलते हैं, भिन्न। क्या बोलते हैं, भिन्न। चलिए, अगर डी का मान हमारा जीरो से छोटा हुआ, जैसे ही डी का मान जो है जीरो से छोटा हुआ, तब मूल जो है हमारा अवास्तविक होगा। कहने का मतलब वास्तविक नहीं होगा, तो असमान होगा। असमान को ही क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। आई बात समझ में, चलिए क्लियर। यहाँ से एक बात और समझना है, अगर डी बराबर के हमारा आ गया जीरो के, अगर डी बराबर हमारा आ गया जीरो के, तो यहाँ पर समझना, अगर डी बराबर जीरो के आ गया तो क्या होने वाला है, मूल जो होगा हमारा, समझिएगा, मूल जो होगा हमारा वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और क्या होंगे, समान। वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। समझ में आ रहा बात को। और अगर यहां से हमारा d का मान अधिक आया जीरो से, d का मान अधिक आया जीरो से, तब यहां पर जो मान होगा हमारा वास्तविक होगा। वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान। वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। वास्तविक और असमान होंगे। अब बात को समझ रहे हैं, वास्तविक और असमान कब समझेगा। अब किसी के मन में सवाल ये चल रहा होगा, किसी के माइंड में ये चल रहा होगा, सर आप बताइए हमको, जीरो से भी छोटा हो सकता है क्या, डी का मान जीरो से छोटा हो सकता है क्या। जीरो से भी छोटा हो सकता है डी का मान। कब, बल जीरो से छोटा कैसे होगा, कब होगा, जब हमारा डी का मान माइनस में चलाएगा, निगेटिव में चलाएगा, तो वही होता है हमारा जीरो से छोटा। जीरो से छोटा कहने का मतलब जीरो बड़ा होगा और डी क्या होगा, छोटा होगा। कब, जब डी का मान माइनस में आएगा तब।
बात आई समझ में? चलिए आशा समझ में आ गया। तो तब उस स्थिति में क्या करेंगे, आ वास्तविक होगा और आ समान होगा, उसी क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अब सवाल की ओर। इतना बात आपको समझ, हाँ एक बात और यहाँ पर पूछे, एक क्या होता है हमारा, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, अगर आपसे हम यहाँ से पूछे आपको कि अगर मूल ज्ञात करने के लिए, अगर आपसे यहाँ से बोले एक मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है मूल बराबर। ठीक है, मूल बराबर क्या होता है, मूल बराबर होता है माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा के 2a होता है। क्या होता है, 2a, ये हमारा मूल बराबर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मूल बराबर क्या होता है, ये मूल बराबर क्या होता है, तब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा के 2a होता है। इस चीज को आप लोग समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन से आपको। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ये वाला आपको पूरा याद होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लीजिए जल्दी से। चलिए तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, इसको यहां से हम क्लियर करते हैं और यहां से आगे बढ़ते हैं। कहाँ है जी, चलिए चलिए आ गया है हमारा सवाल, आपको बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यही सवाल था, है ना। चलिए अब यहां से आप देखिए सवाल को क्या कह रहा था, जरा सुनिएगा। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य होने पर, शून्य से बड़ा, सॉरी यहां देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, देखिएगा। किसी क्या कर रहा है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल्य क्या होंगे। अभी हम बताए थे शून्य से बड़ा कहने का मतलब डी बड़ा होगा किससे, जीरो से डी का मान क्या होगा, बड़ा होगा। तब उस स्थिति में क्या होगा, आप देख लीजिए, जीरो से बड़ा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जाके, आपको बताए थे हम, अभी तुरंत बताए हैं, जीरो से बड़ा। चलिए यहाँ से क्लियर हो गया शायद, ठीक है। चलिए जीरो से क्या बताए थे, बड़ा। तो जीरो से बड़ा होगा हमारा जैसे ही, तो क्या होगा, मूल हमारा जो होगा, मूल क्या होने वाला है, ये हमारा मूल जीरो से जब भी हमारा बड़ा होता है, तो आपको बताए थे अभी 3 बार बताएं। एक तो हमारा जीरो से छोटा होगा डी का मान, तो हमारा मूल जो होगा ये हमारा अवास्तविक होगा और असमान होगा। और जब भी हमारा डी का मान होगा बराबर, तब मूल वास्तविक और समान। लेकिन डी जब अधिक होगा जीरो से, तभी बताए हैं वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा, मेरे मित्र। तो इसका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, आप भी नजरिए से देख सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या होगा, मान शून्य से बड़ा होने पर, शून्य से बड़ा कौन सा, देखिए शून्य से बड़ा क्या होगा, शून्य से बड़ा होगा तब वास्तविक होगा और असमान होगा। वास्तविक और असमान है क्या, वास्तविक और भिन्न है जी, अजी समान नहीं है, मतलब असमान है, भिन्न है, वही होता है सेम। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए देखिए गौर से, आप इस बार नहीं मारिएगा, ढंग से देखिएगा आप, ठीक है। वास्तविक तो होगा लेकिन क्या होगा, असमान। तो असमान कहीं पर दिख रहा है, भिन्न को ही बोलते हैं असमान, आपको पहले बता दिए थे। चलिए क्लियर, यहाँ से क्लीन होता है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, आपको जो इस कॉन्सेप्ट को समझ गया उसको आगे दिक्कत ही नहीं होगा। अब हम चलते हैं आगे, देखिएगा कितना आसानी से आप बना पाइएगा। देखिए भले इतना एक सवाल में आपको देरी लगा है, ठीक है, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए आगे सवाल हमारा क्या कर रहा है, देखिएगा ध्यान से आप लोग, बहुत बेहतरीन सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो मूल समान होंगे। तो मूल समान कब होंगे, मूल समान होता है तो क्या होता है बताइए, विवेचक डी क्या होता है, मूल समान होता है मेरे मित्र। तो विवेचक क्या होता है, अभी आपको बताए थे हम मेरे प्यारे मित्र कि अभी जब होगा मूल समान, तो जैसा ही मूल समान बोला है इसका मतलब डी बराबर क्या होने वाला है, 0। हम जानते हैं डी के मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, अब बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब देखिए यहाँ पर ए का मान जो है हमारा ए का मान क्या है, ए है, बी का मान क्या है, बी है, और सी का मान क्या है, सी है, सी का मान क्या है, सी है, सी का मान क्या है, सी है कि नहीं। अब बैठा दीजिए आप यहाँ पर, तो ए का बी का मान कौन सी है, बी, तो यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, चलिए बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। देखिए चलिए देखिए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान कितना है, बी है, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ 4 है तो 4 हो जाएगा हमारा, ए के मान कितना है, ए, तो ए हो जाएगा, सी के मान सी है तो सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बराबर के आप 0 कीजिएगा, सॉरी यहाँ पर 0 कीजिए, ठीक है। और जैसा ही एक घटनिया इसको मारेंगे टंगरिया, उसका इधर उधर करेंगे टंगरिया, तो हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो कहीं पर ये ऑप्शन आपको दिखता है तो आप मारिए, कहीं पर आपको दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है, देखिए ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आराम से। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्लियर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ इस सवाल में। चलिए अब आगे सवाल में है हमारा, ये हमारा रहा अगला सवाल, और ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत ही आसान भी है। चलिए यहाँ से कह रहा है द्विघात, क्या है द्विघात समीकरण के
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 1 बराबर 0 के मूलों के प्रकृति कैसी होगी। मूलों के क्या बोला है, प्रकृति बोला है। अभी जैसे ही मूलों की प्रकृति बोले तो आपको क्या निकालना है, डी निकाल देना है। क्या निकालना है, डी। जैसे ही आपको मूलों की प्रकृति बोला है मेरे मित्र, क्या निकालना है, आपको डी निकालना है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। जैसे ही बोला है तो क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। अब डी बराबर माइनस के बी स्क्वायर 4ac होता है। अब यहाँ पर देखिएगा अब क्या कह रहा है, यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह एक है, कुछ नहीं तो क्या है, एक्स है, ठीक है। क्या है, एक, तो एक के स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4। एक की जगह कितना है, एक है, और सी की जगह कितना है, माइनस के एक है, तो एक के होगा एक, और यहाँ पर माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस के 4। तो डी बराबर जो आएगा हमारा कितना आएगा, डी बराबर आएगा हमारा 5। और अभी बताए थे हम, बताइए डी का जो मान है 0 से बड़ा है कि नहीं है, 0 से बड़ा है कि नहीं जी, 0 से बड़ा है कि नहीं, 0 से बड़ा है कि नहीं, बताइए आप, 0 से बड़ा है कि नहीं। तो आप कहिएगा 0 से क्या है, बड़ा है डी का मान। क्या, डी का मान जो है 0 से बड़ा है, तब कहेंगे बताओ, जब 0 से बड़ा था तब क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान। मूल वास्तविक और असमान किसी में है क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वास्तविक और समान कब होगा, वास्तविक और समान कब होगा, बताइए, वास्तविक और समान कब होगा, जब डी बराबर क्या होगा, जब डी बराबर 0 होगा। जब डी बराबर 0 होगा तब मूल वास्तविक और समान। आइए क्या होगा, डी का मान अधिक होगा किससे, 0 से, तब होगा ये कंडीशन। वास्तविक नहीं होगा कब, जब डी से अधिक होगा किसका मान, 0 का मान। तो आपको सारे चीज आपको यहाँ से कवर हो गया होगा, ठीक है, आपको समझ में भी बेहतर आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा जो है क्या है, देखते हैं आगे की ओर। चलिए अगला सवाल जो है आपके बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही झकास से। चलिए ये रहा आपका अगला सवाल, चारों ऑप्शन भी दिख रहा होगा आपको, तो नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूं, है ना। चलिए तो ये रहा आपका सवाल, आपका नेक्स्ट सवाल है, और आप इसे पढ़ेंगे अच्छा से और बनाने का प्रयास भी करेंगे, और मैं इसको बनाने का प्रयास करता हूं। ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस क्या है, प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो 0 के मूल समान होंगे, मूल समान होंगे। अब जैसा ही मेरे मित्र इसमें बोला है मूल समान होंगे, जैसे ही बोले हैं मूल समान होंगे, तो मूल समान होने के लिए क्या होता है पता है ना। मूल समान होने के लिए हम बताए थे आपको कि मूल समान कब होगा, जब डी बराबर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। जब डी बराबर 0 होगा तब क्या होगा, मूल समान होता है। मूल क्या होता है, समान होता है। यहाँ इसके जगह हम रखेंगे क्या, डी बराबर रखेंगे बी स्क्वायर माइनस के 4ac, माइनस के 4ac हो गया हमारा, बराबर के क्या करना है, 0। और यहाँ से ए का मान है तो ए का मान हो जाएगा हमारा, यहाँ से माइनस, यहाँ से बी है तो हमारा बी हो जाएगा, और ए का मान ए है, 4 है, सॉरी क्या कर रहे हैं जी, -4 है, 4 दे दिए हम यहाँ से। और यहाँ से ए का मान क्या है, ए है। यहाँ से सी का मान क्या है, सी का मान सी है। तो ए स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर के 0, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 4ac। क्या ऑप्शन कहीं पर आपको दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर गलत कहीं किए क्या, सॉरी मिस्टेक तो किए हैं। चलो देखिए यहाँ पर मिस्टेक किए हैं, देखिए क्या, यहाँ पर बी, यहाँ पर देखिए क्या, ए का मान है, यहाँ पर बी का मान है, यहाँ पर सी का मान है, ये सी है, ठीक है। तो चलिए मूल समान बोला है, तो मूल समान का मतलब होता है डी बराबर 0, और डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। तो बी का मान कितना है, बी है, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। हम गलती किए थे, माफी चाहते हैं आपसे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, बी का मान हो गया -4 है, और ए का मान जो है हमारा क्या है, ए है, और सी का मान सी है तो सी है, और बराबर के लडुआ देते जाएंगे जी, लडुआ खाने में तो मजे आता है। चलिए यहाँ से, तो यहाँ से हो गया बी स्क्वायर बराबर के 4ac हो गया, बी स्क्वायर बराबर के 4ac। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो लगाइए और लगा के निकलिए यहाँ से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है, लगता है एक ही चीज़ को बार बार बता रहे हैं जी, नहीं लग रहा है क्या। चलिए एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहा लगता है, मेरे हिसाब से टाइपिंग लगता है गलती हो गया है। चलिए कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट सवाल देखिए, द्विघात समीकरण के इतना ये आपको सवाल बता दिए हैं, मूल वास्तविक और असमान होंगे, मूल वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे, ये सब बता दिए सवाल। चलिए द्विघात समीकरण बी स्क्वायर प्लस द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर का इतना विविक्तर होगा। विविक्तर अभी बताए थे मैंने, अभी मैं तुरंत बताया था कि विविक्तर और विवेचक दोनों बात सेम है। विविक्तर या विवेचक उसी को बोलते हैं, उसी को डी बोलते हैं, विवेचक या विविक्तर। बतिया इज सेम डिफरेंस ही तनी मनी है बाबू, यहाँ से गौर करना है आपको यहाँ से। चलिए मैं चलता हूँ, अब ये बात बताए थे आपको क्या द्विघात समीकरण के इतना है तो इतना है ये। चलिए मैं लेता हूँ यहाँ से पेन और सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से जो आपको दिया गया है विविक्तर, तो विविक्तर होगा क्या बोला, विविक्तर होता है हमारा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। विविक्तर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। और डी बराबर जो है हमारा, ये हमारा हो गया ए का मान, बी का मान, सी का मान, ए का मान, बी का मान, सी का मान, ए का मान,
बी का मान ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के ए, यहाँ से हो जाएगा ए तो ए दे दिए, यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा बी तो बी दे दिए, यहाँ से क्या हो जाएगा ए का मान, हाँ ठीक है, यहाँ से मान हो जाएगा सी तो सी का दे दिए, ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac सही है ना, ए स्क्वायर माइनस के 4ac क्या हो गया है, ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस के 4bc, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 4bc, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप देख लीजिएगा ध्यान से, देखिए है कि नहीं, कहीं दिक्कत है क्या, देख लीजिए, चलिए हाँ सही है, सही है ठीक है, ए स्क्वायर माइनस के 4bc, ए स्क्वायर माइनस के 4bc, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े हम, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सब, चलिए ऑप्शन दिखेगा आप, द्विघात समीकरण क्या है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल जो है काफ़ी गर्मी है जी, चलिए यहाँ से क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर इतना माइनस के 4x प्लस 3 बराबर के 0 है, तो विवेचक होगा, फिर से विवेचक बोल दिया है, और जानते हैं विवेचक क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट में हम बता चुके हैं कि विवेचक जो बराबर होता है मेरे मित्र, विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस डी बराबर जो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है कि नहीं होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, डी बराबर, अब बी का मान कितना दिया हुआ है माइनस के 4, तो यहाँ से देंगे हम क्या, हम माइनस के 4, माइनस के क्या देंगे 4 के स्क्वायर, और यहाँ से 4, यहाँ से ए के मान क्या है हमारा 2, और यहाँ से मान जो है हमारा सी के मान क्या है 3, सी के मान क्या है 3, सी के मान क्या है 3 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, यहाँ से क्या हो गया हमारा 16, अब माइनस के 4 दूना के 8, 8 चौका 3 दूना के 6, 6 चौका 24, यह बात करता है, क्या बात करता है, यहाँ से हो गया माइनस के हमारा क्या हो गया 8 हो गया, अब माइनस के 8 आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे यस सर बी नंबर ऑप्शन में है, देख लीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। लेकिन अगर आपसे पूछे यही सवाल में कि आप बताइए मूलों की प्रकृति क्या होगा, इसमें मूल क्या होगा, तो आप कहिएगा ई सर डी का मान जो आया है 0 से छोटा आया है, 0 से छोटा आया है, तो मूल क्या होने वाला है, मूल जो है हमारा वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक होगा, अवास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक को ही बोलते हैं काल्पनिक, इसी को बोलते हैं भिन्न, ठीक है, तो अवास्तविक होगा और असमान होगा, असमान होगा, असमान होगा, वास्तविक और अवास्तविक और असमान होगा। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ से, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, चलिए अगला सवाल जो है हमारा यहाँ पर बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, चलिए अगला सवाल ये रहा हमारा कि कह रहा है के का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण, जो है हमारा, ये आपको चारों ऑप्शन दिखा देते हैं, चलिए कह रहा है के का मान इतना के लिए द्विघात समीकरण के लिए 2x, सॉरी यहाँ पर ये देखिए हमारे मिस्टेक से टाइपिंग जो है गलती हो गया, ठीक है, तो टाइपिंग यहाँ से मिस बाई प्रिंट हो गया है, यहाँ से आप सुधार लेंगे, तो सुधारेंगे क्या करना है, यहाँ से सुधारना, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 2x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर कर लीजिएगा, क्या है 2x स्क्वायर है, यहाँ पर आप सुधार लेंगे 2x स्क्वायर है मेरे मित्र, 2x स्क्वायर है, आप सुधार लेंगे इस सवाल को, ठीक है, बाकी सब सही है, चलिए बाकी सब क्या है हमारा सही है, चलिए बाकी जो है हमारा सब सही है, चलिए यहाँ से ये सवाल रहा हमारा, ठीक है, तो ये हमारा जो कह रहा कि मूल समान, अब मूल समान होने के लिए क्या बताए थे जी, अब मूल समान होने के लिए हम बताए थे आपको कि मूल समान होने के लिए d बराबर जो होगा हमारा बी स्क्वायर, सो क्या होगा यहाँ d बराबर क्या होगा हमारा, d बराबर, तो मूल समान d बराबर होगा 0, अब हम जानते हैं d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, d बराबर माइनस के 4ac होता है या नहीं, g बराबर जैसे ही माइनस के 4ac हो गया हमारा, तो 4ac हो गया हमारा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4ac हो गया, तो b का मान कितना है k, तो माइनस के k, सॉरी यहाँ पर माइनस के k, यहाँ पर 4, a के मान कितना है, तो a के मान हमारा 2 है, कितना है 2 हो जाएगा यहाँ पर, और c के मान कितना है, c के मान k है, यहाँ से k हो जाएगा, अब बराबर के लड्डू बैठे जाएंगे क्योंकि d बराबर 0 है, देखिएगा यहाँ से k स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, क्योंकि यही बार 2 बार जब गुना होगा तो प्लस में, यहाँ से 4 दूना के 8k हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8k, अब बराबर के 0, जैसे ही इसको एक पलटनिया उधर के लगाएंगे हम, जैसे ही इसको एक पलटनिया उधर के लगाएंगे हम, तो क्या होने वाला है, ये हमारा जो होने वाला है, ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर बराबर के हो जाएगा हमारा 8k, क्या हो जाएगा 8k, और एक स्क्वायर से एक खत्म हो जाएगा, तो k बराबर निकल के आएगा हमारा 8, जो कि आपका ऑप्शन में कहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन के हो जाएगा हमारा C, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C, तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल में जो है हमारा, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है आप देख सकते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल है, ये आपका नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन एपी में, चलिए एपी में आ गए हैं जी, एपी ये पीले 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 ओ मोरे राजा, लो पी लो, चलो
चलो यहाँ पर मेरे मित्र क्या है ना, यही हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में कौन एपी में है। एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरे मित्र, मेरे प्यारे दुलारियों, यहाँ समझिएगा कि एपी में कौन से है। निम्नलिखित में एपी में आपको दिया गया है, एपी मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आपको हम इस सवाल को लगाना शुरू करते हैं। कैसे, देखिएगा ध्यान से। एपी में, और एपी क्या होता है इस बात को आपको पता नहीं होगा। एपी उसको बोलते हैं जब कोई भी दो पदों के लगातार संख्या में वृद्धि हो, मतलब अंतर, सीधी सी बात समझो ना, वृद्धि नहीं या कमी भी हो सकता है, समझिएगा समझिएगा। जब भी लगातार दो पदों के अंतर समान हो, जब भी दो लगातार पदों के अंतर समान हो तो वैसे को समांतर श्रेणी कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं हम, बातों को गहराई से सुनिएगा। जब भी लगातार दो पदों के अंतर समान हो, जब भी लगातार दो पदों के अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जब भी लगातार दो पदों के अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आशा बताइए इन दोनों के अंतर में कितना है जी, आप कहेंगे दो दो है, यहाँ से होगा 4 हो जाएगा, यहाँ से ये देख रहा है, ये नहीं होगा भाई, ये समान अंतर नहीं हो रहा है क्या, नहीं है जी। ये भी हमारा नहीं है, देखिए ये भी हमारा नहीं है क्या, नहीं है। ये भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन इसको आप देखेंगे तो जी बिल्कुल 4 के है, ये भी हमारा 4 के है, ये भी हमारा 4 के है, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा 4 के हो रहा है, क्या हो रहा है, 4 के। देखिए यहाँ से यहाँ जाने में आपको 4 बढ़ोतरी हो रहा है, यहाँ से यहाँ में 4 हो रहा है, यहाँ से यहाँ में 4 हो रहा है, यहाँ पर कहेगा 2 ये हो रहा है, यहाँ पर -2 है +2 है जी। यहाँ पर देखिएगा 4 के हमारा जो है समान हो रहा है, यहाँ अंतर जो है यहाँ पर समान है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जब भी दो लगातार पदों के अंतर समान हो, जब भी लगातार दो पदों के अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल चले। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा यहाँ पर आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ से इसको क्लीन करते हैं और यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आपका रहा सवाल, चलिए दिख रहा है सवाल, चलिए ये आपको सवाल है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। यदि आपका क्या है ये सवाल, देखिएगा ध्यान से। चलिए सवाल देखिएगा, यदि एपी का समान पद 3 इतना 5 है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। इसका क्या होगा, सार्व अंतर पूछा है। एपी का सार्व अंतर इसका तो सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर ना पूछा है। सार्व अंतर के लिए आपको हम बताए थे जी, सार्व अंतर बोला है मतलब डी बोला है। सार्व अंतर डी होता है, क्या होता है, डी, ठीक है। विवेचक डी अलग होता है, सार्व अंतर डी अलग होता है, ठीक है। सार्व अंतर पूछा है, ये हमारा दिया गया है, तो ध्यान देखिएगा आपको हम बताते हैं। ये हमारा जो है सार्व अंतर मतलब तभी ज्ञात होगा। सार्व अंतर बराबर होता है फॉर्मूला एगो A2 माइनस के A1 होता है, A2 माइनस के A1 होता है, A2 माइनस के A1 होता है। और A2 मतलब द्वितीय पद है, ये प्रथम पद है, तब प्रथम द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तुमको प्रथम पद निकालना पड़ेगा, उसके बाद द्वितीय पद निकालना पड़ेगा, दोनों के अंतर करेंगे तब क्या निकलेगा, हमारा डी निकलेगा, सार्व अंतर निकलेगा। क्या निकलेगा, सार्व अंतर निकलेगा। क्या निकलेगा, सार्व अंतर डी निकलेगा। आप समझ रहे होंगे इस बात को, है ना। तो हम पहले निकालते हैं क्या, जब हम n बराबर 1 रखेंगे, जब क्या रखेंगे हम, n बराबर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, n बराबर 1। जब n बराबर हम 1 रखते हैं, या तो आप 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए आप, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रथम पद निकालना शुरू करते हैं, A1। अब A1 यहाँ पर दिया गया है, n के मान 1 अभी लेते हैं हम, तो 3 गुने 1 अगर लेंगे तो प्लस के कितना हो जाएगा 5। 3 n के जगह कितना लिए, 1 लिए, तो ये हमारा हो गया 3 प्लस के 5 कहें तो क्या हो गया हमारा 8 हो गया। यानी A1 का जो मान आया है हमारा 8 आ गया है। अब A2 का मान निकालना चाहेंगे हम, तो A2 का मान निकालेंगे तो अभी हम n का मान कितना लेंगे, 2 लेंगे, तो यहाँ से 3 गुना हो जाएगा 2 और प्लस के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारा 3 दूना के 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और A2 निकल के आया 11। और सार्व अंतर बोला है हमारा, क्या बोला है, सार्व अंतर बोला है, सार्व अंतर डी, और सार्व अंतर डी बराबर होता है A2 माइनस के A1। और A2 हमारा जो निकल के आया है 8 आया है, तो 8 लिख देंगे। अब यहाँ 11 है, 11 निकल के आया है A2, और यहाँ से निकल के आया है माइनस के 8। अब घटा दीजिए तो आएगा माइनस, ये कितना आएगा 3, 11 में से 3 गया, 11 में 60 गया 3 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए कहीं पर भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, बस हम कुछ नहीं किए थे। यहाँ बोला था कि सार्वंतर ज्ञात करने के लिए, अब सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हमको पता होना चाहिए A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद भी होना चाहिए पता, प्रथम पद भी पता होना चाहिए। अब प्रथम पद कैसे निकलेगा, जब हम n के मान पहले 1 लेंगे तो एक प्रथम पद निकल जाएगा, 2 लेंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा, 3 लेंगे तो तीसरा पद निकल जाएगा, बस इसका मान रख दिए, निकल गया आराम से। चलिए आशा की समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, नेक्स्ट सवाल आपका जो है ये बोर्ड स्क्रीन पर रहा, ये सवाल है आपको, चलिए कीजिएगा। यदि किसी संख्या के, देखिएगा पढ़ते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। चलिए कह रहा यदि किसी संख्या के
समांतर श्रेणी, यदि किसी संख्या के समांतर श्रेणी का यनमा पद an प्लस बी है तो उसका पदांतर ज्ञात कीजिए। वाह रे वाह, सार्व अंतर कहे मेरे मित्र चाहे पदांतर कहे, दोनों बात सेम सेम, बतिया इज सेम सेम, डिफरेंस इज तनी मनी दोस्त, तनी मनी दोस्त। यहां पर समझाना है कि पदांतर मतलब होता है वही सार्व अंतर। अब यहां पर देखो क्या किया है, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपको, बस कुछ नहीं है, सेम सवाल इसके पहले जो किए थे सेम सवाल एकदम, आप ध्यान देंगे। चलिए ये ध्यान देना, देखिए क्या है, an प्लस बी है, an प्लस क्या है बी है। यहाँ पर क्या रखना है, n बराबर अभी क्या बोले थे हम, 1 रखो, चाहे आप 2 रखो, चाहे 3, चाहे 4, 5 रखो, एक बार रखो। यहाँ से अगर a1 पद निकल जाएगा, प्रथम पद निकल जाएगा हमारा, तो प्रथम पद निकल a1 बराबर रखेंगे तो a गुना के 1 है और प्लस के क्या है b है, तो ये निकलेगा a प्लस के कौची b निकल जाएगा, निकल गया हमारा। तो a1 बराबर के निकल गया हमारा कौची, a1 बराबर के निकल गया a प्लस के b, a प्लस क्या निकल गया b। अब निकालते हैं हम a2, क्या निकालते हैं a2, तो n के मान कितना रखेंगे 2, तो 2 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा a गुना के 2 प्लस के b, तो ये कितना हो जाएगा हमारा a2 कितना निकल गया, तो ये 2a हो जाएगा हमारा, गुना होगा तो 2a प्लस के 2b। हम क्या बताए थे सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए, अब सार्व अंतर बराबर क्या होता है, सार्व अंतर बराबर होता है, सार्व अंतर बराबर होता है a2 माइनस के a1 होता है। अब a2 कितना आया, इतना आया जी, तो इतना में से इतना कुछ करेंगे घटा देंगे a1 के, तो घटा देंगे तो ये तो कट जाएगा, घट जाएगा तो घटेगा जी, अब कट जाएगा तो 2 एगो में से एगो घट जाएगा, तो कुछ बचेगा a बचेगा, और a ऑप्शन में है कहीं पर, देखिए दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, चलिए बहुत ही बेहतरीन, आपको समझ में आ गया। बस कुछ नहीं किए, a2 माइनस के a1 आप घटा दीजिएगा, आप घटाइएगा तो जाहिर सी बात है एक ग्राम घटेगा तो कटवेन करेगा जी, और 2 में से एक हो जाएगा तो एगो बचेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका ये है, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी है तो यनमा पद ज्ञात करना है। यनमा पद डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्त, यहाँ पर जरा गौर से समझने वाला कुछ नहीं बात है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया जाता है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला को क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, अगर आप सारा फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो आप एग्जाम में 20 नंबर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपके मुट्ठी में होगा 20 नंबर होगा जब आप फॉर्मूला को याद कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं बोला है, सिर्फ के डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला आपको क्या बताएंगे, हम कुछ बताएंगे थोड़ी ना, चलिए फॉर्मूला है आपको, ये आपको बताना है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, यदि एपी का प्रथम पद ए है और पदांतर क्या है डी है, सर्वांत, तो यनमा पद ज्ञात करना है। यनमा पद बोले तो टीयनमा पद, टीयनमा वही होता है टीएन बराबर या एन बराबर को हो, अब होता है ए प्लस के एन माइनस के ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है जरा देखेंगे आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 1, ये देखिए प्लस में, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका है, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछा होता एन बराबर, क्या पूछा होता, एन बराबर अगर आपसे पूछा होता, ये आपको अगर पूछा होता, यहाँ से समझिएगा, चलिए देखिए, अगर आपसे यहाँ पर सवाल जो है आपसे क्या हो, आपका अगर सवाल यहाँ से पूछा होता एन बराबर, मतलब होता है एन क्या होता है, तो संख्याओं का योगफल होता है, पदों का योगफल होता है। अगर एन बराबर यहाँ से पूछा होता, क्या हो रहा है, चलिए छोड़िए हटाइए, एन बराबर देखिए, एन बराबर आपसे अगर पूछा होता, यहाँ पर एन बराबर अगर पूछा होता आपसे, तो एन बराबर क्या होता है, एन बटा के 2 इंटू 2a प्लस के एन माइनस 1 इंटू के डी होता है। क्या होता है, डी होता है मेरे मित्र, क्या होता है, डी होता है, ये हमारा होता है फॉर्मूला। लेकिन एक फॉर्मूला इसका और होता है, एन बराबर एन बटा के 2 इंटू प्रथम पद प्लस के लास्ट पद होता है। क्या होता है, लास्ट पद होता है, मतलब जब एक फॉर्मूला का बोला है, जब अंतिम पद दिया हुआ रहेगा और प्रथम पद दिया हुआ रहेगा, तो ये फॉर्मूला क्या करना है, लगाना है मेरे मित्र। ये हमारा होता है एन बराबर होता है, ये हमारा एन बराबर होता है। और टीएन बराबर अभी बताएं हम आपको, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है, अभी जो कि बताएं आपको। तो अगर आपको फॉर्मूला अगर एग्जाम में रहता है याद, तो आप 20 नंबर में, आपको 20 नंबर एकदम आपको कंफर्म है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल, आपको यहाँ से चलिए आइए सवाल में, आगे सवाल क्या हमारा देखिएगा ध्यान से, अगला सवाल, तो ऑप्शन नंबर ये आपको मार लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये है हमारा, कह रहा है इतना दिया गया है और इतना के पदों की संख्या बताइए। आप क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, दिख रहा है 34वें पदों की संख्या, मतलब ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद है, चौथा, पांचवा, ये होगा 34वां पद है ने, और कह रहा ये जो है 34वां पद, ये कैमा नंबर पर है, समझ रहे बात को, ये कैमा नंबर पर है 34वें पदों की संख्या, मतलब कि इसमें कै गो पद है, इसमें पदों की संख्या बोले तो एन बराबर ज्ञात करने के लिए बोल दिया। क्या बोला है, एन बराबर, आपको एन बराबर ज्ञात करने के लिए बोला है। आज जरा हम पेन ले लेते हैं, एकदम आप धजिया उड़ाते हैं इधर को, चलिएगा यहाँ ले लेते हैं, हम पेन ले लिए, चलिए देखिए क्या बोला है। अब यहाँ बात को समझिएगा, यहाँ से हमारा क्या है, प्रथम पद हमारा ये हो जाएगा, अब डी निकाल लेंगे, प्रथम पद हमारा ए बराबर हो जाएगा हमारा माइनस के 10, अब डी बराबर निकाल लेंगे तो इससे घटा देंगे, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ से बोला 34 पदों का संख्या,
34 पदों की संख्या। हम जानते हैं टी मतलब टी 34, टी 34 के मान दिले है। टी एन बराबर क्या होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और टी एन बराबर दिया गया हमारा 34 और ए का मान दिया गया है माइनस के 10 और प्लस के एन का पूछवे किया है तो, और डी का मान जो है हमारा 4 है। डी का मान 4 है। चलो दिख रहा है यहाँ से, चलिए देखिए आंदन से। अब जैसा ही 10 के इधर आएंगे, एक वोल्टनिया मारेंगे टेंगरिया इसके इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34, 10 के इतना हो जाएगा 44 और 44 हो जाएगा। आई गुना के इधर में भागा मायदा हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब बराबर के हो जाएगा यहाँ से एन माइनस के 1, एन माइनस के क्या हो जाएगा 1। अब जैसा ही काट देंगे ये हो जाएगा 11 चौक 44 और एक वाला इधर माइनस है, इधर आके आएगा क्या होगा तब प्लस हो जाएगा 12 हो जाएगा एन बराबर। और यही एन बराबर तो ज्ञात करने के लिए बोल रहा था कि एन क्या होता है, पदों की संख्या होता है। एन क्या होता है, पदों की संख्या। अगर आप कहीं भी पढ़े होंगे ये कॉन्सेप्ट, आपको समानता श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है पढ़े होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि एन जो क्या होता है पदों की संख्या होता है। तो एन बराबर कितना आ गया 12। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है, नेक्स्ट सवाल आपका जो है क्या है, चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा है और बहुत ही आसान सवाल है आपके सामने रखा गया है। तो बहुत ही आसान सवाल है आपके सामने, चलिएगा बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ देखिएगा क्या है, 1 + 2 + 3 + ... 100 का योगफल। अभी बताए थे हम कि अगर आपको हम योगफल बोला है इसका मतलब यसन बराबर, योगफल बोला है इसका मतलब यसन बराबर, जो मैं बोला हो अब आ गया है, जरा ध्यान देना तुम लोग। यहाँ यसन बराबर बोला है, प्रथम पद ए है हमारा, ये भी हमारा दिया गया है और सारे के सारे दिया गया। देखो यहाँ से यह 100 पदों का योगफल, इसका मतलब फॉर्मूला जो लगेगा हमारा, फॉर्मूला जो लगने वाला है यसन बराबर लगने वाला है। यसन बराबर होता है एन बटा के 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी। यही हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है, यही हमारा क्या होता है फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और बताए थे आपको, यसन बराबर होता है हमारा एन बटा के 2 इंटू प्रथम पद प्लस लास्ट पद होता है ए प्लस यल, ठीक है ने। तो बताइए 100 पदों का योगफल मतलब अंतिम है 100 ही, अंतिम है जी, तो अंतिम पद कब हो गया 100 हो गया। इसका मतलब फॉर्मूला इला ना लगाएंगे, इला लगाएंगे, ऐसे इस पर भी लगाए तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बताइएगा आपको आसान जोन रहेगा वही हिसाब से बनाइएगा तो अच्छा लगेगा जी, क्योंकि आज के जनरेशन में क्या है लोगों को काट के निकलिएगा तभी कोई उपाय है, जीवन में तो खराब हो जाएगा आपका। चलिएगा यहाँ पर समझिएगा, चलिए तो क्या करना है यहाँ पे एन के मान जो है कई गो इसमें पद है, एन के क्या होता है पदों की संख्या होता है, इसमें कई गो है जो योगफल है उसका, तो कहेंगे 100 गो पद है हम इसमें, तो 100 गो पद है, इसका मतलब मेरे मित्र 100 बटा के 2 और यहाँ से प्रथम पद कितना है बुआ 1 और यल के मान, यल बोले तो लास्ट पद कितना है तो बोलेंगे 100 है, क्या है 100 है। तो ये हो जाएगा हमारा 50 दूना के 100 और 50 यहाँ से आ गया है और गुना 101 और निकल के आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है, चेक कर लीजिए गुना कर लीजिए, ऑप्शन नंबर कहीं पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल हमारा जो है आपको बोर्ड स्क्रीन पर आपको इतना बड़ा लम टोटका जैसा दिख रहा होगा, चलिए मैं इसे छोटा कर लेता हूं जरा सा। आप जरा देखिएगा, इसमें कह रहा है यहाँ मेरे मित्र इस सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, पूछ रहा है कौन सा समांतर श्रेणी में है। अभी हम पहले बताए थे तुमको, क्या बताए थे कि समांतर श्रेणी जब दो लगातार पदों के अंतर समान हो, जब दो लगातार पदों के अंतर क्या हो समान हो तो उसे क्या कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। तो दो लगातार पदों के समांतर देखो किसमें है, वही सवाल तो नहीं चेंज है, कितना है जी इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जो है हमारा, चलिए इसमें हमारा कितना का अंतर है देखिएगा 2 है, यहाँ से ये हमारा होगा नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है ये हमारा होगा ही नहीं, ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा होगा जी बिल्कुल 4 है, यहाँ से भी क्या है 4 है, यहाँ से भी क्या है 4 का अंतर है। यहाँ देखिएगा यहाँ पर 22 नहीं है, प्लस में 2 है, ये 2 है, माइनस से 2 प्लस में जाएगा, 4 का बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ से कि यही हमारा जो होगा समांतर श्रेणी होगा। बाकी ये देखो नहीं है, यहाँ से कितना बढ़ रहा है 2 घट रहा है, फिर घट गया बढ़ गया, ठीक है ये होगा ही नहीं, ये कभी रूट में तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा हमारा। चलिए कोई दिक्कत यहाँ से, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, आपको सवाल पढ़ के ये आपको कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। अगर जिसको कॉन्सेप्ट इसको समझ में आया वो सारे के सारे फिर ऐसा अगर हिसाब में कहीं पर अगर ऐसा हिसाब दिखे तो धजिया उड़ा के क्या कर देगा, निकल जाएगा, एकदम आराम से निकल जाएगा। करना क्या रहता है इसमें, समझने वाली बात रहता है। आप समझने वाली क्या है बात यहाँ पर ये समझिएगा। चलो कह रहा है 2 समान, यहाँ पर समझिएगा आप लोग क्या कह रहा है, 2 समान त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:16 के अनुपात में हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात कितना होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात कितना होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात कितना होगा। ये हमारे सारे के सारे सवाल में क्या बोल, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है,
समझ में आ रहा बात को? ध्यान सुनिएगा, यहां से हमारा जो सवाल है, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। एक बात यहां समझिएगा, जब भी आपको भुजा के अनुपात दिया हुआ हो, जब भी आपको ऊंचाई के अनुपात दिया हुआ हो, जब भी आपको माध्यिका के अनुपात दिया हुआ हो, जब भी आपको लंबाई के अनुपात दिया हुआ हो, जब भी आपको परिधि के अनुपात दिया हुआ हो, जब भी आपको ऊंचाई के अनुपात दिया हुआ हो, उस स्थिति में अगर क्षेत्रफल आपसे पूछे तो उसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसका स्क्वायर कर देना है। उसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। लेकिन यहां पर समझिएगा, क्या बताएं हम, जब भी उसका ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ हो, जब भी उसका परिधि का अनुपात दिया हो, जब भी उसका परिधि का अनुपात दिया हुआ हो, जब आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो उसका क्या करना है? सिर्फ स्क्वायर कर देना है। अभी क्या पूछा है? भुजा पूछा है, भुजा दिले है, भुजा का अनुपात, तो क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? हमारा 16 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहीं पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दिख रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, बात को समझिएगा। जब भी आपको क्या बताएं हम अभी, जब भी आपको क्या बताएं अभी, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बेसिक है, इसके अगर ये समझ गए आप तो आपका क्लियर है, फिर आगे भी आपका क्या है? क्लियर है। आगे भी क्या है? क्लियर है। देखिएगा से, चलिए देखिएगा, जब भी आपको क्या बोले हैं? भुजा का अनुपात। क्या बोले हैं? भुजा का अनुपात। जब भी आपको भुजा का अनुपात दिया हुआ हो, जब भी आपको परिधि का अनुपात दिया हुआ हो, परिधि का अनुपात, जब भी आपको माध्यिका का अनुपात दिया हुआ हो, माध्यिका का अनुपात, जब भी आपको माध्यिका का अनुपात दिया हो, जब भी आपको ऊंचाई का अनुपात दिया हो, अनुपात दिया हुआ हो, और आपसे पूछ दिया जाए कि क्षेत्रफल बताइए, और आपके पूछ दिया जाए कि क्षेत्रफल बताइए, तब क्या करना है? वर्ग कर देना है। क्या कर देना है? जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। जो संख्या दिया हुआ रहेगा क्या कर देना है? वर्ग कर। अभी इस वाले सवाल में क्या था कि भुजा का अनुपात जो था हमारा दिया हुआ था 4 दे था, कितना जी? 16 दे था नहीं। तो अब पूछ रहा था क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जो दिया हुआ था तो इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 16। इसका करें, सॉरी 9 यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था? 9 दिया हुआ था, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 9 के 81 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर आपसे इसका जस्ट उल्टा कर दिया जाए, अगर हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल ही दिया रहे, त्रिभुज के क्षेत्रफल ही दिया हुआ रहे, और आपसे भुजा के अनुपात पूछ दिया जाए और परिधि के अनुपात पूछ दिया जाए, तो उसका फिर क्या कर देना है? आपको वर्गमूल निकाल देना है। क्या करना है? वर्गमूल। जैसे आप नेक्स्ट सवाल में देखेंगे, आप जैसे आप देखिएगा, अब इसमें देखिएगा आप, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी अब भुजा का अनुपात दिया हुआ था, तो आपका भुजा का अनुपात बताएं। अभी हम भुजा का अनुपात दिया हुआ, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ, कुछ कोई भी चीज़ का दिया हुआ हो, तो अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा 16। हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, करेक्ट। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़े। चलिए देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके सामने, आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड स्क्रीन पे। चलिएगा, यहाँ देखिएगा, त्रिभुज का आ गया सवाल यहाँ से, और त्रिभुज अगर पढ़े होंगे तो आपको काफ़ी आसान होगा। चलिएगा, यहाँ से क्या कह रहा है, जरा सुनिएगा, समझिए बात को। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं मेरे मित्र? सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जरा देखते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं हमारा, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज बोला है, तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज आपको समझ में आता है? समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसके, ये मान लिया जाए समबाहु त्रिभुज बना दिए, ये समबाहु त्रिभुज हम बना दिए, ठीक है। और बना दें, चलो एक समबाहु त्रिभुज आप बना देते हैं। चलिए, समबाहु त्रिभुज बना दिए। अगर आप बोले कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि सभी विरित क्या होते हैं, अगर आपसे पूछे सभी आयत क्या होते हैं, अगर आपसे पूछे सभी वर्ग क्या होते हैं, ठीक है, अगर इस प्रकार आपको रहे, आप समझिएगा, ठीक है। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सभी विरित क्या होते हैं, सभी आयत क्या होते हैं, इस प्रकार अगर आपके सवाल आए तो क्या होगा? समरूप होगा, सर्वगसम नहीं होगा। सर्वगसम उसको बोलते हैं जिसका सभी भुजा क्या होते हैं? आपस में। इसका भुजा देखिए, इसका भुजा ई बड़ा है जी, इसका भुजा जो है समान है। क्या ई भुजा समान है जी? नहीं है। तो क्या बोलेंगे? सर्वगसम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, इस सर्वगसम नहीं होगा। लेकिन ये बोल सकते हैं कि इसी का समान जैसा रूप है, दोनों का रूप क्या है? समान है। क्या है? रूप क्या है? समान है। हाँ, कह सकते हैं कि दोनों समबाहु त्रिभुज जो है समान रूप है, इसका मतलब समरूप है। क्या है? समरूप है। बोल सकते हैं कि दोनों जो विरित है सर्वगसम है क्या? नहीं, सर्वगसम, अच्छा ई विरित वा ई विरित और एगो ई विरित दोनों बराबर है क्या? नहीं है। ई सर्वगसम नहीं, सर्वगसम का मतलब होता है मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, सर्वगसम, ठीक है, सब बराबर होना चाहिए, सर्वगसम का मतलब ये होता है। लेकिन बोला है क्या यहाँ पे?
बोला है कि सभी समबाहु त्रिभुज जो है सर्वगसम होते हैं, समरूप होते हैं, किनमें से नहीं। देखिएगा ऑप्शन देखिएगा आप, आपको पता चल जाएगा। देखिए तो क्या होते हैं ये सभी समबाहु त्रिभुज, क्या होते हैं 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 तो हमारा समरूप होते हैं। क्या होते हैं समरूप होते हैं, सभी क्या होते हैं समरूप होते हैं। अभी बताएं हम आपको, चलिए अभी क्या बताएं आपको, समरूप होते हैं। क्या बताएं समरूप होते हैं। देखिए सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं समान रूप है किसका, देखिए सभी विरीत समरूप होते हैं। सभी आयत क्या होते हैं सभी आयत, सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप होते हैं। सभी विरीत समरूप होते हैं। सभी आयत क्या होते हैं समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। कहीं से आपको दिक्कत ही नहीं होगा जी जब हम हैं तब। चलिए कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। चलिए अगला सवाल क्या हो रहा है, सभी वर्ग क्या होते हैं। देखिए नेक्स्ट अब ये बताएं हम सभी वर्ग क्या होते हैं। अभी बताएं हम सभी वर्ग क्या होंगे, सभी वर्ग क्या होंगे मेरे मित्र, सभी वर्ग जो होंगे समरूप होते हैं। सर्वागसम नहीं, सर्वागसम का मतलब होता है समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सभी नहीं होगा, ठीक है। तो सभी वर्ग नहीं होता है सर्वागसम। चलिए समरूप होता है, भले समान उसका रूप समान होता है, ये हो सकता है, लेकिन सर्वागसम तो नहीं होगा भाई। ये कैसे कर दिया, लीलवा लगा दिया तुम लोग, लीलवा। चलिए यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16 अनुपात दिया हुआ हो। देखिए क्षेत्रफल भी अभी दे दिया है, उस समय क्या बोले थे, जब आपसे त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ हो, जब आपसे परिधि का अनुपात दिया हुआ हो, जब आपको माध्यिका का अनुपात दिया हुआ हो, जब और आपसे क्षेत्रफल अगर पूछे तो उसका क्या करना है, वर्ग कर देना है, स्क्वायर कर देना है। लेकिन अभी क्या किया है, यदि दोनों समरूप के त्रिभुज के क्षेत्रफल भी आपको क्या कर दिया, दे दिया है। दोनों समरूप त्रिभुज के क्या कर दिया, क्षेत्रफल भी आपको दे दिया है। और बाद में उसका क्या भुजा पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो क्या करते हैं उल्टा कर देंगे उसका वर्ग स्क्वायर वर्गमूल निकाल देंगे उसका। तो देखो 16 के वर्गमूल क्या हो जाएगा, 16 के वर्गमूल आप नहीं जानते हैं कि, अब इहो कहिए कि नहीं जानते। 16 के वर्गमूल होता है हमारा 4, तो ये 16 के क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। और 9 के वर्गमूल क्या होता है, 9 के वर्गमूल होता है हमारा 3, क्या हो जाएगा 3। तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा 3, 4 अनुपात 3 देखो है ऑप्शन में, 4 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, बोरम चल जाइएगा दोस्त, जहां 3 अनुपात 4 मारिएगा तो और फिर बोरा से हम निकालबो नहीं करेंगे। चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, नेक्स्ट सवाल ये है हमारा, आप इसे बनाने का प्रयास जरूर करेंगे, आप इसे बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके एग्जाम के लिए और छपने वाला भी है, आप देखेंगे इसे ध्यान से। कह रहा है भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है इस परिमेय को किसने प्रतिपादन किया है, किसने प्रतिपादन किया है। भाई क्या बात बोला है, क्या बात बोला है, ये हमारा पाइथागोरस जी ने ही किया था, ये हमारा पाइथागोरस परिमेय ही किए थे। अब पाइथागोरस परिमेय जी एक बहुत ही सुंदर जवाब दिए थे, बहुत ही प्यारा सा जवाब दिए थे। इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। पाइथागोरस जी पाइथागोरस एक क्या थे, खगोलीय पिंड थे, मतलब बहुत खगोलीय पिंड को दूरी उरी मापने के लिए प्रयोग मतलब किए थे। ठीक है, देखिए बात दरअसल ये है ना कि ये बहुत ही महान गणितज्ञ थे, पाइथागोरस जी थे। ठीक है, ये महान गणितज्ञ भी थे। क्या है देखिए आपको बताते हैं हम। चलिए ये हमारा जो पाइथागोरस परिमेय जी है, क्या है, अभी नाम लेते हैं हम पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय, ये बहुत ही महान गणितज्ञ थे। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय आपको बताएं हम पाइथागोरस परिमेय के बारे में। तो ये हमारा पाइथागोरस परिमेय जी बहुत ही, देखिए क्या नियम दिए थे। ये बोले थे एगो सुत्तल एगो उठल, इसमें मिला दीजिए। तो एगो सुत्तल, ये देखिए हमारा इसका नाम थे ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ये बोले थे ने, बहुत ही बढ़िया प्यारा सा जवाब दिए थे पाइथागोरस जी परिमेय। क्या बोले थे पता है कि सुत्तल, ये देखिए ये है हमारा सुत्तल, ये हमारा उठल, ये हमारा क्या लटकल है। तो क्या बोले जानते हैं, बोले थे सुत्तल के स्क्वायर प्लस उठल के स्क्वायर बराबर लटकल के स्क्वायर। क्या बोले थे, उठल के स्क्वायर प्लस सुत्तल के स्क्वायर बराबर लटकल के स्क्वायर, सुत्तल के स्क्वायर प्लस उठल के स्क्वायर बराबर के लटकल के स्क्वायर, ऐसे बोले थे। तो सुत्तल के स्क्वायर को चाहिए BC प्लस के ए बी। देखिए क्या बोले थे, ये बोले थे ने AB बराबर के BC बराबर के AC के स्क्वायर, यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे बोले थे। कौन बोले थे, पाइथागोरस परिमेय जी। क्या बोले थे, पाइथागोरस परिमेय जी क्या बोले थे जी, यही बोले थे। देखिए क्या बोले थे, बोले थे कि
ए सुतल के स्क्वायर सुतल के स्क्वायर क्या है, देखिए सुतल के स्क्वायर मतलब बीसी के स्क्वायर और प्लस के उठल के स्क्वायर मतलब एबी के स्क्वायर बराबर के लटकल के स्क्वायर बराबर के लटकल के स्क्वायर बराबर के लटकल के सुतल के स्क्वायर प्लस उठल के स्क्वायर बराबर के लटकल के स्क्वायर। इनका कहने का मतलब सिर्फ यही बात था कि मेरे मित्र की बड़ी भुजा के वर्गों के योगफल शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या मेरे मित्र, ऐसे समझो बात को, दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल, दो छोटी बड़ा भुजा इसमें कौन है जी, ये अच्छा ये है ना, समझिएगा। इसने बोले थे कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल तीसरी बड़ी भुजा के वर्गों के योगफल के वर्गों के बराबर होता है, वर्गों के बराबर होता है। क्या बोले हम, ध्यान से सुनिएगा बात को। यहां से ये बोले थे कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल तीसरी बड़ी भुजा के वर्गों के बराबर होता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं दो एक बड़ी भुजा के वर्ग दो अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए यही बात इनका कहना था पाइथागोरस परिमेय जी। तो पाइथागोरस ई किसने दिया था, ये किसने दिया था, पाइथागोरस परिमेय, ये इसका नाम है पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस साहेब जी ने ही दिए थे। पाइथागोरस ये एक महान गणितज्ञ थे। तो चलिए आपका यही सवाल नहीं था जी, देखिएगा बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आपको मजे से दिख रहा होगा, मजे से दिख रहा होगा, देखिएगा। चलिए यही देखिए सवाल था कि भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अभी तो बताएं हम कि भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कौन कहा था, पाइथागोरस परिमेय जी ने कहा था, पाइथागोरस परिमेय जी ने ही कहा था। अब क्या बोले थे ये पाइथागोरस परिमेय जी, क्या बोले थे कि सुतल के स्क्वायर प्लस उठल के स्क्वायर बराबर लटकल के स्क्वायर, मतलब कि बड़ी भुजा के वर्गों के योगफल शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आशा है कि आप इसी को समझ गए होंगे मेरे मित्र। चलते हैं नेक्स्ट सवाल आपको। चलिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और आपको ये सवाल देख रहे हैं आप, हाइट एंड डिस्टेंस से लग रहा है मेरे हिसाब से। दो खंभे जिनकी ऊंचाई जो है 6 और 11 मीटर है, समतल भूमि पर खड़ा है। यदि खंभों की पाद के बीच दूरी 12 मीटर है तो इनके बीच ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगा। बात को समझ रहे हैं। ये हमारे जो सवाल होते हैं एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव है तो आपको 1 नंबर का आएगा, ठीक है। तो आपको अगर सवाल ये आपका मतलब इस चैप्टर से आता है, जो बता रहे हैं हम, इस चैप्टर से जो हमारा आता है 5 नंबर के सवाल आता है। कितने नंबर के, 5 नंबर के सवाल आता है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, ऊंचाई एवं दूरी का है बाबू। यहाँ पर समझना है मेरे मित्र, यहाँ पर इसको धज्जिया उड़ा दो। क्या करो, धज्जिया उड़ा दो। धज्जिया कैसे उड़ाता है, बात को पहले समझो। दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाई, दो को खंभा है मेरे मित्र, जिसकी ऊंचाई 6 और कितना है 11 है। तो समतल भूमि पर खड़ा है, यदि खंभों के पाद की दूरी के 12 मीटर है, इनके ऊपरी के सिरों के बीच ना, मान लिया जाए एक खंभा ऐसे है नूनू, मान लिया जो है हमारा एक खंभा कैसे है, आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ से पेन ले लेता हूँ मैं। एक खंभा मान लिया जाए इस प्रकार है, और एक खंभा जो हमारा इस प्रकार है। इसकी खंभा के जो लंबाई हम देते हैं अभी, चलो मान लिया जाए, देखिए इसकी खंभा की लंबाई जो देते हैं हम पूरा जो है 11 देते हैं। कितना देते हैं, पूरा खंभा की लंबाई 11 मीटर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात समझिएगा क्या कर रहा है सवाल। दिख रहा है, दो खंभा है, दो खंभा पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। एक खंभा और दो खंभा है ना। चलिए पढ़ते हैं अब कह रहा है कि जो समतल भूमि पर खड़ा है, समतल भूमि पर क्या है, खड़ा है, ठीक है, खड़ा है समतल भूमि पर। कह रहा है यदि खंभों के पादों के बीच, खंभा के पाद है, इसका पाद ये है और इसका पाद क्या है, ये है, ठीक है। इसका शिखर ये है, इसका शिखर क्या है, ये है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि खंभों के पाद के बीच की दूरी जो है 12 मीटर है, यदि खंभों के पाद की दूरी जो है कितना है, 12 मीटर है। चलिए समझ लीजिएगा। और यहाँ पर दिया गया था कि ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई जो है ना 6 मीटर 11 मीटर है, इसका ऊंचाई मान लिया जाए 11 मीटर है, इसका ऊंचाई देते हैं छोटा के 6 मीटर है, कौन भी हो जाएगा। इसको बड़ा कीजिएगा तो इसको छोटा कीजिएगा, ठीक है। तो इसका 11 हो गया। अब बताइए, कह रहा है इसके पाद और शिखर, इसको मिला दिए और इसको शिखर से मिला दिए। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, कौन बन रहा होगा, ठीक है। आप पूछ रहा है, बात को समझिएगा। कह रहा है तो कि इसके ऊपर के सिरों की लंबाई कितना है, ये हमारा 6 है, ये पूरा है जी 11, तो बताइए ये हमारा 6 है तो ये क्या होने वाला, 6 है। ये 12 है तो क्या होने वाला, ये 12 है। तो ये पूरा जब 6 है तो ये पूरा 11 है, ये 6 है तो कितना होने वाला 5। अब 5 और 12 और ट्रिपलेट से हमारा होता है, ईला पूछ रहा है हमको, ईला पूछ रहा है ऊपरी वाला कितना है। तो ट्रिपलेट हम जानते हैं त्रिभुज के 12 5 13, 12 5 13, तो 13 होने वाला है। ऐसे भी कह सकते हैं, ये हमारा पी और बी दिया हुआ है, एच निकालने के लिए बोला है। एच बराबर क्या होता है, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर होता है। एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 169, और 169 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आपका 13 ऑप्शन अगर सही है ऑप्शन नंबर में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए तो इसी को समझ में आया आपको, बहुत ही बेहतरीन समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो इसकी भुजाओं का अनुपात देखिए। फिर सेम सवाल, एक ही जैसा सवाल, कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर है उसको धज्जिया उड़ा देगा। देखिए आप क्या बताए थे, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल जो अनुपात कितना है, 9:4 कितना है 4, तो इसकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा। भुजा के अनुपात पूछिए, जब क्षेत्रफल दिया हुआ हो, जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ हो तो अब भुजा पूछे, भुजा का अनुपात पूछे, त्रिज्या का अनुपात पूछे और परिधि का अनुपात पूछे, तो उसका
निकालना पड़ेगा तुमको कौची, तो आपको निकालना पड़ेगा वर्गमूल। अगर मान लिया जब अनुपाते दिया हुआ रहता, ठीक है, भुजा के दिया हुआ रहता, परिधि के दिया हुआ रहता, ऊंचाई के दिया हुआ रहता, तो कहता क्षेत्रफल पूछता, तो हम क्या करते हैं उसका स्क्वायर। लेकिन क्षेत्रफल में दिया हुआ है और भुजा पूछ रहा है, इसका मतलब वर्गमूल निकलेगा। तो इसका वर्गमूल होता है हमारा, इसका 9 का वर्गमूल 3 होता है, और इसका वर्गमूल 2 होता है। 9 का वर्गमूल होता है 3 होता है, और इसका वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। तो 3:2 किस में है, 3:2 ऑप्शन नंबर बी में है। तो अब मार दीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो आपको यहाँ तक करा दिए, ठीक है, समय आपको यहाँ से हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ तक रहने देते हैं, इसके नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ से आपको बताएंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि मुझे भी और मेरे टीम को भी एनर्जी मिले। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।